Welcome to Indore Defense Academy YouTube channel. I am Akshay Maurya. So today we are going to start a polity series on a Abhinandan series. So today will be the first lecture in which we will going to study the historical background of India, in which we will discuss a little bit background of East India Company and when company rule started in India, then when crown rule started in India. क्योंकि यार इन सबको समझने के लिए ना मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नमेंट काउंसिल एक्ट को, चार्टर एक्ट्स को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बैकग्राउंड प्रिपेयर होना चाहिए, जिससे वो सब आपको एक एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम अपना पहला लेक्चर चालू करेंगे हमारी पॉलिटी का, जो कि आपको हेल्पफुल होगा। कोशिश करूँगा इसे कम से कम टाइम में मैक्सिमम फैक्ट्स के साथ हम फिनिश कर दें। इसका जो हमारा मोनो है वो अभिनंदन साहब की इमेज है ना। और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। एफकेट में मोस्ट पॉसिबल कोशिश ये रहेगी कि आप सभी को इसके नियर बाय क्वेश्चन या कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, हिस्टोरियल एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात हो रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू फेज, दैट इज कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1773 टू 1857। 1857 को आप सभी को पता है एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता है ना। द क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1858 से 1947। बेसिकली इन दो चीज़ों के ही आसपास हम रिवॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग जो कि है, भारत में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको भारत की पॉलिटी पता होनी चाहिए, है ना। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि आप अब भारत की गवर्नमेंट का हिस्सा बन रहे हो और भारत की गवर्नमेंट रन होती है भारत के संविधान से। इस वजह से हर एग्जामिनर या एग्जाम प्रोस्पेक्ट व्यू से आपको भारत का संविधान पता होना चाहिए। इस वजह से पॉलिटी हमें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे उसके आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सब बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेरा मानना ये है इसमें है ना। तो चलिए सबसे पहले एक बात करते हैं। चलिए एक बेसिकली अपन एक चीज़ समझ लेंगे इसमें। 31 दिसंबर 1600, ये आज नहीं, उस समय जब ये घटना घटित हुई थी तो उस समय की बहुत पुरानी या मेजर इम्पैक्ट रहेगा इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। इस दिन एक चीज़ हुई थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश में, है ना, ब्रिटेन में। कैसे किया गया था? तो ये यहाँ से आया था, रॉयल चार्टर ऑफ 1600। इस रॉयल चार्टर को, इस फरमान को कुछ उस समय के जो रिच एरिस्टोक्रेट लोग हैं ब्रिटेन के, उनको मिला। तो उससे क्या हुआ कि उनको क्या मिला? इस रॉयल चार्टर कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई और मोनोपोली दी गई। क्या मोनोपोली दी गई? इंडियन ओशियन पे। मतलब सीधी सिंपल बात है आपको जानने के लिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है, अब ये भारत में आके ट्रेड किया करेगी। सिर्फ ब्रिटेन की ये ही कंपनी ट्रेड करेगी और कोई कंपनी ट्रेड नहीं किया करेगी। ये कंपनी स्टार्ट कैसे हुई सबसे पहले समझ लेते हैं। 216 लोग थे उस समय के एरिस्टोक्रेटिक लोग जिनने ये कंपनी चालू करी। फरमान कि ब्रिटेन के मोनार्क चल रहा था ब्रिटेन में, क्राउन ने कहा कि हम आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे या इतना % टैक्स देंगे तो आप हमें ये रॉयल चार्टर दीजिए। ठीक है। कंपनी में कॉन्स्टिट्यूट कैसा था? एक था गवर्नर, 1 गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स। याद रखिएगा ये CEO है आज के टाइम का और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के टाइप की बॉडी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब हमें ये चीज़ क्यों समझनी पड़ रही है? क्योंकि हमें जानना है ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करने भारत आ रही है वो कैसे अपनी रूल स्टैब्लिश करेगी। अब इनके पास मोनोपोली थी। मोनोपोली काय में थी? कॉटन में थी, शुगर में थी, सिल्क में थी, डाई में थी, टी में थी, ओपियम में थी। इन सब चीज़ों में इनके पास कुछ कुछ मोनोपोली थी। स्पाइस जो कि इम्पॉर्टेंट है, मसालों में इनके पास इन चीज़ों में मोनोपोली थी। चलिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें 8 साल बाद, आफ्टर 1600 के बाद, आफ्टर 8 ईयर्स, एक जहाज कहाँ? सूरत पे लैंड होता है। कब होता है? 1608 में।
पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत आते हैं और सूरत में सूरत पे इनका जहाज आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की है? फैक्ट्री, ये फैक्ट्री वर्ड यूज हुआ उस समय की, आप मोटे मोटे गोडाउन मान लीजिए कि जहाँ सामान ला के असेंबल किया जा रहा है और फिर वहाँ से ब्रिटेन भेजा जा रहा है। तो पहला जो हुआ है 1611 में मसूलीपट्टनम में हुआ है, याद रखिएगा। अब आपने छोटे में पढ़ा होगा सूरत में, तो वो तो बच्चों का फैक्ट है, ये मसूलीपट्टनम में। इसका जो डाटा है आप कहोगे सर कहाँ से आप कह रहे हो, स्पेक्ट्रम की बुक में स्पष्ट इजीली वे में लिखा है। फर्स्ट फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश इन मसूलीपट्टनम इन 1612। देन सेकेंड फैक्ट्री जो स्टैब्लिश की गई है वो 1612 में की गई है, कहाँ? सूरत में। यहाँ तक कि ये फैक्चुअल डाटा आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हम आगे चलते 1612, डेट याद रखिएगा। 1612 में एक होती है बैटल ऑफ सलाई। क्या होती है? बैटल ऑफ सलाई। इस बैटल में, ये बैटल कैसी है? ये है छोटी नेवल, 5-6 शिप्स की वॉर है ना, नेवल बैटल है, याद रखिएगा। ये नेवल बैटल है, किस किस के बीच में हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्तुगीज के बीच में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। याद रखिए 1612 का टाइम चल रहा है, मतलब जहांगीर इस समय भारत के मुगल शासक है और ईस्ट इंडिया कंपनी जीती है, मतलब उनका थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हुआ होगा, या सॉरी, यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को क्लियर है। और ये ही नेवल बैटल मॉडर्न रूट बनेगी इंडियन नेवी का, याद रखिएगा। यहीं से, उस समय तो नहीं पर आज की डेट में से एक इम्पॉर्टेंट नज़रिए से देखा जा सकता है ना। और ये बैटल ऑफ सलाई है कहाँ? सूरत के पास है, इस वजह से यही चीज़ मैंने कर दी। जहांगीर, ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र पड़ती है जहांगीर पे। ये याद रखिए उस समय का बात है जिस समय ताजमहल बनाने वाला भी भारत का राजा नहीं बना था, मतलब जहांगीर। तो भारत आता है कौन? एक डिप्लोमेट आते हैं, थॉमस रॉय। ये भारत डिप्लोमेट है ब्रिटेन के, ये भारत आते हैं जहांगीर की कोर्ट में। याद रखिए जहांगीर की कोर्ट में क्यों आते हैं? कुछ राइट्स लेने। राइट्स कहाँ के? सूरत में ट्रेडिंग राइट्स लेने, जो कि इनको दे दिए जाते हैं जहांगीर द्वारा, क्योंकि इन्फ्लुएंस है, अभी बैटल हुई है इसलिए दे दिए जाते हैं। मतलब अब सूरत में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। इससे पहले डच, पोर्तुगीज, फ्रांस, यूरोपियन सब ट्रेड किया करते थे, जो कि अब नहीं करेंगे। यहाँ तक आपको सभी चीज़ को क्लियर हो जाएगी। अभी तक ये पॉलिटिकल एंटिटी नहीं बनी है, सिर्फ ट्रेड कर रही है भारत में। तो ट्रेडिंग पोस्ट हम कुछ पढ़ लेंगे जिसमें आपको फैक्ट याद रहे कि ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ कहाँ थे, है ना। ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ कहाँ थे? पहला तो सूरत में कब था? आप बताइए ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में कब बना? एक्चुअल ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में बना 1619 में, ठीक है। फिर बंगाल की जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हो कैलकाटा। चलिए मद्रास में लिख देता हूँ आपको सभी, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा। ये आप याद रखिएगा ट्रेडिंग पोस्ट। ये यहाँ से डायरेक्ट पूछ ले जाता है कभी कभी सीधी एफकेट में कि कहाँ से है। तो 1631 में, 1668 में बॉम्बे में, ध्यान रखिए 1668 में बॉम्बे में, और कैलकाटा में लास्ट वोट है 1690 में। ये कुछ ट्रेडिंग पोस्ट है जो कि आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। 1634 की घटना होती है। 1634 में भारत के एम्परर है शाहजहां, जो कि सूरत के एक्सटेंड था राइट, वो अब एक्सटेंड कर दिया गया है बंगाल तक। मतलब अब बंगाल में ट्रेड कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इस राइट्स को एक्सटेंड किया गया है मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा, ठीक है। अभी भी ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी है, याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। अब जैसा कि जो हुआ है बैटल ऑफ सलाई, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे तो गार्ड रखने पड़ते थे लोगों को। तो उन गार्ड को हम कंपेयर करेंगे आर्मी से गोडाउन की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, इस वजह से गार्ड। तो इस वजह से 1670 में क्या होता है? 1670 में एक हिसाब से 70 साल बाद, 17 ईयर्स बाद चीज़ों को देख के चेंज किया जाता है। 1670 में क्या मिलता है? राइट टू ऑटोनोमस टेरिटोरियल एक्वाइजिशन। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या आ गया है? राइट आ गया है टेरिटोरियल एक्वाइजिशन करने का। सेकेंड ऑफ थिंग, वॉर एंड पीस डिसाइड करने का,
याद रखिएगा, ये 1670 के एक्ट से उन्हें अधिकार मिला और सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन ये मिल गई उन्हें। अब ये बॉडी गवर्नमेंट टाइप बॉडी बनती हुई नजर आ रही है। याद रखिएगा, गवर्नमेंट टाइप बॉडी अब बनना चालू हो गई है एक ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ से जो एक कंपनी ट्रेड करने आई थी उसके पास गवर्नमेंट टाइप पावर आने लगी है और धीरे धीरे यही बॉडी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बन जाएगी। तो चलिए, चार्टर एक्ट 1600, एक सीधी सिंपल बात है, चार्टर एक्ट आए 1600, 1661 और 1673। ये कुछ चार्टर एक्ट है जो कि आप ध्यान रखिएगा। सॉरी 1726, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने। ये चार्टर एक्ट है, इनसे कुछ पावर से आई, लेजिस्लेटिव पावर धीरे धीरे बढ़ाई गई कंपनी की। और 1726 में एक चीज़ स्पेशली मिली है इन्हें, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड, जो कि आज हमारा यूनिफॉर्म जुडिशियल प्रोसीजर है वो यहाँ से आया है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिस्टम, जो कि मॉडर्न डे सिस्टम है। अब आ जाते भारत की सबसे बड़ी एक घटना पर जिसने डिसाइड कर दिया था ये कंपनी अब भारत में रूल करेगी, जो कि है बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल ऑफ प्लासी उस समय तो नहीं पर आज की डेट से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है। क्यों? यहाँ से कंपनी रूल चालू होगा, धीरे धीरे कंपनी रूल स्टार्ट होगा यहाँ से। किस किस के बीच में हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। कौन है? सिराजुद्दौला उस समय के कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव जी लड़ रहे थे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव। और ये जो युद्ध था ये करप्शन पे जीता गया था। क्या वजह थे? नवाब ऑफ बंगाल का कहना था कि मिस यूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस जो कि शाहजहां द्वारा बंगाल में दिया गया है, और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स दिया करती थी इनको, कुछ टैक्स दिया करती थी किसको? नवाब ऑफ बंगाल को। किस लिए? सिक्योरिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट के लिए, ट्रेड के लिए। तो इसका टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे थे। इस वजह से नाराज होके क्या किया गया? नाराज होके सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम, अब की कंपनी बड़ी हो गई है तो इनका एक खुद का फोर्ट है, फोर्ट विलियम पर सीज डाल दी। क्या डाल दी? सीज डाल दी। ठीक है। उस समय एल्गो इंडियंस फॉरनर जो उनके गार्ड्स थे उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में बंद किया, वो 6 लोगों की जगह थी उस कमरे में, पर उस कमरे में कितने लोगों को बंद कर दिया? 146 लोगों को। इसी जो फोर्ट विलियम की ट्रेजेडी है उसे क्या बोला जाता है? ब्लैक होल ट्रेजेडी। याद रखिएगा, ये इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। 1946, जिसमें से 123 लोग एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे। फोर्ट विलियम की जो घटना हुई थी वो आसपास हुई थी 17 अच्छे से एक्यूरेट डेट जो है इसकी 1756 के आसपास हुई थी। 1756 के आसपास हुई थी, क्योंकि 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई। इस वजह से उस समय के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश रूलर है वो इस चीज़ को नकार नहीं सके और लड़ाई होगी। और 6 लोगों की जगह थी उस कमरे में जिनको सीज करके रख दिया गया। यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर होगी। ये जीती कैसे गई? मीर जाफर कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला, इसको ब्राइब दी गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बोला गया कि आप वॉर में पार्टिसिपेट मत करिए, हम आपको नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे। अब यहाँ से वॉर में पार्टिसिपेट नहीं हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला हारे और नवाब बना दिया गया किनको? मीर जाफर को 3 साल के लिए। किनका? बंगाल का। उन्हीं के सन इन लॉ है कौन? मीर कासिम। मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बनाएगा 1760 में। याद रखिएगा, 1760 में मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया। यहाँ पे क्या रहा? यहाँ भी एक बैटल होती है मीर कासिम से, बैटल ऑफ बुक्सार। बैटल ऑफ बुक्सार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है, क्योंकि ये फाइनल स्टेप है भारत में रूल करने के लिए। बैटल ऑफ बुक्सार। इस बैटल ऑफ बुक्सार में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मनरो और बंगाल के नवाब की तरफ से मीर कासिम और शाह आलम को मिलकर इनको हराया गया। इस बैटल को फाइनल बैटल है। हराने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। इस ट्रीटी को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को, क्योंकि इस ट्रीटी में
क्या मिलता है ब्रिटिशर्स को, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? दीवानी राइट्स, और राइट टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल, बंगाल के जो नवाब हैं उनकी जगह पे, कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा से आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ तक की स्टोरी। अब बैटल ऑफ बक्सर में क्या, रेवेन्यू कलेक्शन का पावर आ गई है, मतलब गवर्नमेंट बॉडी फुल्ली हो गई है। क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक क्या था, ब्रिटेन से गोल्ड आ रहा था, इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा था, मतलब ब्रिटेन से पैसा आ रहा था भारत और रॉ मटेरियल जा रहा था। पर बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होगा, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उसी से रॉ मटेरियल खरीदेंगे और वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन में भेजेंगे। मतलब यहां से क्या चालू होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ चालू होगा। धीरे धीरे जो वेल्थ है वो इंडिया की वेल्थ है जो ब्रिटेन में शिफ्ट होगी। यहां तक याद रखना सारी चीजें आप। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन चुकी है, एमएनसी बन चुकी है। क्यों बन चुकी है, रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर आ गई है, और इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, जैसे ब्रिटिश ऑफिसर, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर ब्रिटेन जा रहा है, 600 एकड़ की क्या ओपन कर रहे हैं, इस वो प्लॉटिंग कर रहे हैं, मार्केट डाल रहे हैं ना। तो इस चीज को देख के गवर्नमेंट ने सोचा कि उन्हें रेगुलेट किया जाए। अब आ गया है रेगुलेट करने का टाइम। किनको रेगुलेट करने का टाइम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो आएगा वो आएगा 1773 में। तो इसके पहले हम कुछ एक जरूरी फैक्ट समझते हैं। 1773 से 1784 ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट है। याद रखिएगा, रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है कंपनी को। फिर आएगा 1813 से 1853, इसे हम क्या बोलेंगे, काउंसिल चार्टर एक्ट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, चार्टर एक्ट बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज यहां से आपको क्लियर होती जाएगी। और 1858 से 1861 और 1892, 1858, 1861, 1892 ये है काउंसिल एक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ी घटना होगी 1858 में। 1857 मंगल पांडे वाली मूवी देखी होगी, वो जो होता है, और यहाँ रिमूव कर दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और भारत में चालू हो जाता है 1858 से ब्रिटिश रूल भारत में। याद रखिएगा 1909 में 1919 और 1935 क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। और फुल एंड फाइनल 1947 में आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, हम आज़ाद हो जाते। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। एक्चुअल हमारी पॉलिटी यहाँ से चालू होगी। ये अभी तक जो कहानी थी आपको समझाने के लिए थी कैसा क्या। जो कंपनी 1600 में बनी थी वो 1874 में ख़त्म कर दी जाती है। याद रखना, 1600 में जो कंपनी बनाई थी 1874 को टोटली उसे लिक्विडेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हम समझना चालू करेंगे। आप समझ गए होंगे कि क्राउन रूल कब चालू हुआ है, कंपनी रूल प्लासी एंड बक्सर की बैटल के बाद, और 1857 की बैटल के बाद क्या चालू हुआ है, ब्रिटिश रूल, जिसे हमने क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन बोला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहला है ब्रिटिश कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या है इसका रियल नेम, क्या है, ईस्ट इंडिया एक्ट 1772। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1972 ये लागू कब हुआ था, 10 जून, एसेंट मिला था इसको 1773 को। ठीक है, यहाँ तक ये पहला स्टेप है, फाउंडेशन है सेंट्रलाइजेशन की। यहाँ मिस्टेक मत करिएगा, फाउंडेशन है ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में। तो क्या पहला स्टेप है, सेंट्रल अफेयर, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अफेयर्स अपने हाथ में लेने के लिए। कैसे लिया जाएगा, तो कि जो मेजर प्रेसिडेंसीज हैं उनको काबू करके, द गवर्नर वॉज मेड द गवर्नर जनरल एंड द बंगाल वाज द फर्स्ट प्रोविंस टू हैव वॉरिंग हेस्टिंग। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वॉरिंग हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल। ही वाज असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर। ये सारी चीजें ठीक है। मतलब पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, कैलकाटा, इधर बॉम्बे, आप मद्रास और बॉम्बे। तो इन सब में जो गवर्नर बैठे थे वो खुद के पास पावर रखते थे वॉर एंड पीस डिसाइड करने की, है ना। पर अब क्या है, इन सबको सबऑर्डिनेट कर दिया गया है गवर्नमेंट के अंडर, कि अब डिसीजंस कौन लेगा, बंगाल के गवर्नर लेंगे। वॉर एंड पीस कौन डिसाइड करेगा, बंगाल के गवर्नर साहब। मतलब ये सबऑर्डिनेट है किसके, बंगाल के मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड विद 1 चीफ जस्टिस, याद रखिएगा, एंड 3 अदर जजेस। सर इजा एम्पायर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
चलिए अगली की ओर। अब देखिए इतने सालों से एक कंपनी जो रूल कर रही है, एकदम से उसको आप रेगुलेट करोगे तो दिक्कत होगी। तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने मारा नहीं। उस चीज़ की सुधार करने के लिए 10 साल बाद वापस एक एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। किसके द्वारा लाया जाता है? उस समय के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स के द्वारा। तो इसमें क्या किया जाता है, मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा वो नहीं है। इंडियन अफेयर केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन गवर्नमेंट। इंडिया के जितने भी अफेयर है ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंडर आ गए। कैसे आ गए? देखो इधर क्या किया, तो उन्होंने डायर की टाइप की चीज करी है, ड्यूअल गवर्नमेंट की। इस एक्ट ने क्या किया? ड्यूअल गवर्नमेंट। कैसे ड्यूअल गवर्नमेंट? आप समझो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देख रहा है भाई? पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहा है, जो कि है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देख रहा है? कमर्शियल अफेयर्स। क्या देख रहा है? कमर्शियल अफेयर, जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ठीक है, ये डुअल गवर्नमेंट टाइप की बॉडी है, दो लोग दो प्रकार के काम कर रहे हैं, यह डाउट मत रखिएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है उसे मैनेज कौन करेगा? सीधी सिंपल बात है, वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देखो ब्रिटिश क्राउन को भारत आना है, तो स्टेप बाय स्टेप वो अपने आगे कदम बढ़ा रहा है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर रहेंगे? याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ मेंबर में रहेंगे 6 मेंबर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स रहा करेंगे। ये क्वेश्चन बन जाता, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन को अलग कर दिया गया था, और यहाँ से डुअल गवर्नमेंट की स्टार्ट हुई थी। और यहीं पहली बार बोला गया था कि जो कंपनी के पोजीशंस है भारत में, अब वो किस नाम से जाने जाएंगे? ब्रिटिश पोजीशन। मतलब ब्रिटिश जो भी कंपनी ने टेरिटरी एक्वायर करी है, अब वो ब्रिटिश टेरिटरी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की ठीक है। अब आता है चार्टर एक्ट 1813। अब इसमें एक बहुत बड़ी घटना होती है, मोनोपोली खत्म हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और 1833 में जाके जो कि ट्रेड की पावर है वो भी खत्म कर दी जाएगी। बस यहाँ एक पावर दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है? ट्रेड विथ चाइना, इस पे मोनोपोली खत्म नहीं की जाती, एंड टी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और बाकी सबकी चीज़ों के लिए मार्केट ओपन किया जाता है अलग दूसरी कंपनियों के लिए, ट्रेडिंग कंपनियों के लिए, जो भारत आके ट्रेड कर सके। यहाँ तक बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ मत कंफ्यूज होइएगा। और इसी एक्ट में पहली बार क्या होता है? वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करने की बात की गई है। क्या की गई है? वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करने की। उस समय का जो 46 लाख करीब करके बजट होता था, तो उसका 1 लाख मतलब 2% ऑफ जीडीपी वॉज इन्वेस्टेड इन वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोशन। याद रखना, इसको भूलना मत। और लोकल गवर्नमेंट को टैक्स की पावर दे दी गई थी। यहाँ तक आप सभी को चीज़ें क्लियर हो रही होगी मेरे हिसाब से। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को एक नाम से और जाना जाता है, सेंट हेलिना एक्ट। किस नाम से जाना जाता है? सेंट हेलिना एक्ट के नाम से। सेंट हेलिना एक्ट के नाम से क्यों जाना जाता है? अफ्रीका में एक आइसलैंड है सेंट हेलिना करके, जिसे इसी चार्टर एक्ट में दिया गया था कि जो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, अब उसे ब्रिटिश क्राउन अपने अंडर ले लेगा। इस वजह से इसका सेंट हेलिना एक्ट के नाम से भी नाम जाना जाता है। यहां तक आप सभी को चीजें क्लियर होगी। तो पहली बार फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन, ये क्या है? फाइनल स्टेप है 1833 काय का? सेंट्रलाइजेशन की ओर। फाइनल स्टेप है सेंट्रलाइजेशन की ओर। कैसे? देखो ऐसा तैयार हुआ, क्रिएटेड अ पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन अ प्लेस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास बॉम्बे वे टेकन अवे with the respective legislative power and were made subordinate to the presidency of Calcutta. William Bentinck was the first governor general of India. याद रखिएगा, पहले गवर्नर जनरल साहब कौन है भारत के? वो है विलियम बेंटिक। तो सारी पावर सेंट्रलाइज कर दी गई है, सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम तैयार कर दिया गया। अब इसी में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड और ट्रेड खत्म कर दिया गया था। क्या खत्म कर दिया गया था? कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ कंपनी वेयर एंडेड, बट इट विल बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की भाई आप ट्रेड वेड रहने दो, वो हम देख लेंगे, आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करो। ठीक है, इसी एक्ट में क्या हुआ है? इंडियन लॉ को लिखना चालू किया, कोडिफाई करना चालू किया, लिखना चालू किया मुस्लिम हिंदू लॉस को, मुस्लिम लोग को जो अभी तक ओरेली थे। ठीक है, और नो इंडियन वे डिनाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ, देखो बहुत अच्छी चीज है ये पॉइंट याद रखना, नो
इंडियन वेयर डिनाइड फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस, अब देखो ये चीज आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट, रिलीजन कलर कास्ट, है ना, याद रखना इन बेसिस पे किसी को भी डिनाई नहीं दिया जाएगा। और यही चीज बात करते हैं हमारे आर्टिकल 14 और 16, यहाँ से पहली बार बेस तैयार हुआ हमारा आर्टिकल 14 16 का। इसी एक्ट ने क्या किया है, अबॉलिश करी है स्लेवरी 1833 में। यूएस में कब हुई है जाके, 13वें अमेंडमेंट एक्ट से। बताइए कौन सी ईयर में हुई है, 13 अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में हुआ था, 1865, मतलब हमने 40 साल पहले ही स्लेवरी भारत में ब्रिटिश ने खत्म कर दी थी। ठीक है, चलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इस चार्टर एक्ट को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस चार्टर एक्ट में कुछ अच्छी चीज़ें हुई है, चीज़ों में बदलाव हुआ है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। भाई सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, मतलब काउंसिल को चेंज किया गया। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी पहले, वो सारे काम करती थी। इससे पहले हमने पढ़ा ना गवर्नर जनरल साहब, देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस वाले एक्ट में पढ़ा ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सिविल पावर और मिलिट्री पावर, मतलब ये ही प्रेसिडेंट है, ये ही प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा बोल सकते हैं, इनके पास सारी पावर है, मिलिट्री पावर सब। पर यहाँ पावर बदली गई, कैसी पावर बदली गई, लॉ मेकर अलग रहेंगे और एग्जीक्यूटिव अलग रहेंगे जो उसे लागू कराएंगे। ये दो चीजें करी गई काउंसिल में, गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर किया गया। 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग बना दिया गया और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग कर दिया गया, याद रखना लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर में थी अलग कर दिया गया और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग बना दिया गया, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यहाँ से हमें बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसी एक्ट में क्या बोला गया था, लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इंडियंस को नहीं, जो ब्रिटेन के लोग भारत में ले रहे हैं उनको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। यहाँ गड़बड़ी मत कर देना। ठीक है, कहाँ कहाँ की प्रेसिडेंसी रहेगी, तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, ये 4 प्रेसिडेंसी के लोग रहेंगे। अब यहीं सिविल सर्विस की बात होती है कि सिविल सर्विस सबके लिए ओपन कर दी जाए। इनटू सिविल सर्विस मैकॉले फॉर्म दिस सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई द सर्विस इन 1863। 1863 में सिविल सर्विस यहाँ ओपन कर दी गई, सिविल सर्विस सबके लिए। ठीक है, अब सिविल सर्विस की बात करी जाए तो सिविल सर्विस ओपन कर दी गई थी, पर इसका एग्ज़ाम यूके में ही हो रहा था। जो भी देना चाहे एग्ज़ाम वो जाके दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सत्येंद्रनाथ प्रसाद जो है पहले व्यक्ति, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले रहे। नोट द फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस बिकेम इट्स एफर्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। चलो एक चीज़ समझते सिविल सर्विस इन इंडिया की फटाफट, क्योंकि फिर अपन को लेक्चर को भी वाइंड अप करना है ना। सिविल सर्विस कौन है, वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, फाउंडेशन रखी थी वॉरेन हेस्टिंग ने क्या रखी थी, फाउंडेशन रखी थी। कॉर्नवालिस साहब कौन है इसके, फादर ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विस, है ना, फादर ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विस कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस टाइप की होती थी, तो ICS इंडियन सिविल सर्विस 2 प्रकार की होती थी, एक तो कन्वीनियंट और एक नॉन अनकन्वीनियंट। याद रखिएगा, अनकन्वीनियंट एंड अनकन्वीनियंट रहती थी और कन्वीनियंट रहती थी। कन्वीनियंट क्या थी, ये थी IAS और IPS टाइप की पावर, है ना। ये सिर्फ किसके लिए थी, ब्रिटिशर्स के लिए। ये क्या थी, नॉर्मल सर्विसेज थी, तो ये इंडियंस के लिए थी, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसी ओपन की गई थी। आज भी हमारे सिविल सर्विस में आप देखेंगे यही चीज़ है। इसको और सुधार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऑल इंडियन सर्विसेज बोला गया। आज भी हम क्या देखते हैं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्या बोला गया, ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, इसमें सिविल सर्विसेज में IAS IPS आ गए और सेंट्रल सर्विसेज।
अनकन्वीनियंट हो गई सेंट्रल सर्विसेज और कन्वीनियंट हो गए ऑल इंडिया सर्विसेज। याद रखिएगा यही चीज़ आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रखिएगा। अब लेगेसी क्या रही, देखो ब्रिटेन ने भारत में रेलवे की स्थापना की, सिविल सर्विस की स्थापना की, लीगल कोड ऑफ प्रोसीजर की स्थापना की और आर्मी की दी। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी याद रखिएगा इंपीरियल सिविल सर्विस के तर्ज पे पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश की भी सिविल सर्विस उसका तैयार किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था। अब चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1855। यहाँ से क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन चालू होगा क्योंकि 1857 में पहली बार घटना घटित होती है जिसमें मंगल पांडे वाला रिवॉल्ट आप सभी को याद होगा। उसके बाद ब्रिटिश रूल इन इंडिया लागू होता है। रूल ऑफ कंपनी फिनिश, रूल ऑफ कंपनी यहाँ खत्म हो जाता है। याद रखिएगा रूल ऑफ क्राउन चालू हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला है, क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक्ट में क्या लिखा गया था, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको एक नाम से भी जाना जाता है या बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं कहीं अलग अलग वर्डिंग से, इट डजेंट कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अब इसमें क्या होता है, अबॉलिश द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अबॉलिश द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, दोनों को अबॉलिश द गवर्नर जनरल पोस्ट एंड क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय। लॉर्ड कैनिंग वॉज बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। Also created the office of Secretary of State of India and a 15-member council to assist him. He was a member of British Parliament. ये सारी चीजें तो फैक्ट है। अब दो वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में समझ लो, इनर बोर्ड में समझा देता हूँ आपको कैसे काम होता था। इस एक्ट में एक चीज और हुई है, एंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। याद रखिएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत खत्म किया गया। अब इंडिया में क्या, इंडिया में दो प्रकार की गवर्नमेंट चल रही है। इंडिया में दो लोग हैं, एक तो वाइसरॉय है और एक हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये दो लोग होगा जो कि अभी हमने इस एक्ट में देखा, वाइसरॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काय के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है और इसके साथ कुछ काउंसिल है। इंडिया का ये फॉर्मूला 1947 तक चलेगा। वाइसरॉय कौन है, सबसे पहले हम वाइसरॉय को समझते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव है क्राउन का। याद रखना ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ का रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामेंट का, और फिर पार्लियामेंट जवाब देगी क्राउन को। ये भारत का फॉर्मेशन है इस एक्ट के तहत। मतलब अब गुड गवर्नमेंट में क्या है, ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरह न्यू ऑफिसर हो चुका है। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट से आ रहा है, पार्लियामेंट से, जैसे कि आज हमारे यहाँ लॉ मिनिस्टर ये सब कैबिनेट के, और वाइसरॉय रिप्रेजेंटेटिव है क्राउन का। इंडिया में रूल हो रहा है वाइसरॉय, जो भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 15 काउंसिल, जो पार्लियामेंट को जवाबदेही है, फिर पार्लियामेंट क्राउन को जवाबदेही। वाइसरॉय डायरेक्ट जवाबदेही किसको है, क्राउन को। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 18। याद रखना इसी एक्ट से क्या खत्म की गई है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इंडियन काउंसिल एक्ट 1867 बहुत प्यारा और सरल है, सरल लैंग्वेज में जानो। फर्स्ट इंडियन काउंसिल, ठीक है। अब यहां क्या होता है, पहली बार जो सेंट्रलाइजेशन चालू किया था 1773 में, उसको एंड करने की बात आती है। कब आती है, सेंट्रलाइजेशन का पीक होता है 1861 में और 19, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सेंट्रलाइजेशन का पीक है 1773 से 1861 तक, और 1935 में इसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपको देखने मिलेगी। अब इस चीज को समझने के लिए हम समझेंगे एक्सपेंड द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दिया गया है किसके तहत, फर्स्ट इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई है। ठीक है, और मेड द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेट सम ऑफ द इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर। लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेट द राजा ऑफ बनारस एंड महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। याद रखना ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, दिनकर राव इन सब के नाम। और न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, मतलब प्रोविंस की, देखो डिसेंट्रलाइज की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब पहले काउंसिल नहीं थी, पहले सेंटर काउंसिल थी, अब काउंसिल कहाँ आ गई है, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और पंजाब में स्टैब्लिश। अब इसी एक्ट में एक चीज और है जो आपको याद रखना है, ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऑर्डिनेंस पावर जो आज हमारे राष्ट्रपति साहब के पास है, इसी एक्ट से ली गई है। इस समय 6 मंथ की भी थी किसके पास, वाइसरॉय के पास पावर ऑर्डिनेंस जारी करने की। साथ साथ क्या था, पोर्टफोलियो सिस्टम भी चालू किया गया था।
आज की उस समय के हिसाब से कितना बड़ा आइडिया था पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब मिनिस्ट्री वाला सिस्टम। किसके द्वारा चालू किया गया था, कौन है उस समय वाइस रॉय, बताइए आप सभी। लॉर्ड कैनिंग। कौन कौन से पोर्टफोलियो चालू किए थे, होम, रेवेन्यू और मिलिट्री। याद रखना पोर्टफोलियो सिस्टम, होम, रेवेन्यू, मिलिट्री स्टार्टेड, इसलिए फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम किसे कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग साहब को। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब इसमें क्या होता है, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन विथ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये चीज का जिक्र बात की जाती है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत लिमिटेड वो दे दिया जाएगा रिप्रेजेंटेशन, है ना। वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज, इनडायरेक्टली वैसे यूज किया गया है। याद रखिए इस एक्ट में क्या हुआ है, पावर टू डिस्कस बजट वाज गिवन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द इंडिया में ही होगा। एक्सपेंड द काउंसिल एंड सम मेंबर कुड नॉमिनेट द बोथ सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखिए इसके पहले ही बना है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल, तो ये चीज हुई है इस एक्ट से। अब आ जाओ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये बहुत ज़रूरी एक्ट है, क्यों, मॉल्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मॉल्ले साहब कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मिंटो साहब वाइस रॉय है। ठीक है, इसमें इंडियन लेजिस्लेटिव, याद रखना इंडियन लेजिस्लेटिव की काउंसिल की सीट 16 से 60 कर दी गई। यहाँ देखो इंडिया, ये पार्लियामेंट है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो अपन नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू 16 फ्रॉम 60, यही बात आ गई है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, इसमें पहली बार क्या मिला है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, है ना, ये है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। कम्युनल इलेक्टोरेट वॉज इंट्रोड्यूस, दैट्स वाई द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट वॉज नोन एज लॉर्ड मिंटो। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to be nominated as a law member to Viceroy Executive। Viceroy Executive काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले लॉ मेंबर की तरह नॉमिनेट हुए, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉर्मल मेंबर की तरह सर दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस, इन सब का आपको नाम लेना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले व्यक्ति कौन थे, सर दिनकर राव, वो दोनों लोग जिनका नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, और लॉ मेंबर में कौन है, जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जीक्यूटिव में मतलब ये लॉ अप्लाई कराए गए, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं, तो चलो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब 1919 में एक चीज़ और होती है, 1909 में, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अब भैया वाइसरॉय बदल चुके हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बदल चुके हैं, कौन है, मॉन्टेगो चेंज फ्रॉम रिफॉर्म, इट केम टू इफेक्ट इन 1921। सेंट्रल एंड प्रोविंस सब्जेक्ट एज अ लिस्ट introduced could frame law in their respective, the provincial service further divided into transferred and reserved, thus this act introduced hierarchy, introduced bicameralism and direct election। डायरेक्ट इलेक्शन की पहली बार बात कर दी गई है 1919 में, और बाइकर्मलिज्म मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस की भी बात कर दी गई है कि बाइकर्मलिज्म। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट को आपको समझा देता हूँ क्या है ये, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, सीधी सिंपल बात है। व्हाट इज ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। देखो प्रोविंस में प्रोविंशियल डायरकी लागू हो गई है, सबसे ज़्यादा टफ वर्ड आपको यही जा रहा होगा, डायरकी क्या है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, एक है ट्रांसफर्ड और एक है रिजर्व्ड, ये दो चीज़ें हैं, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट। व्हाट इज ट्रांसफर सब्जेक्ट, गवर्नर, सीधी सिंपल बात है, गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ जो भी लॉ बनेगा गवर्नर साहब क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उनके मिनिस्टर्स के साथ, ठीक है। ये रहेगा क्या, प्रोविंस के लिए, किन के लिए रहेगा, प्रोविंस के लिए रहेगा, ये प्रोविंशियल हो गया। अब वहाँ जो रिजर्व सब्जेक्ट है वहाँ गवर्नर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कौन है, गवर्नर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये दो सब्जेक्ट तैयार करके डायरेक्टली लागू कर दी गई है भारत में पहली बार, ठीक है, इसमें डाउट मत रखिएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में और क्या क्या घटनाएं हुई, तो याद रखिएगा, सिख क्रिश्चियन एल्गो इंडियंस और मुस्लिम को क्या मिला है, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है ना। इन लोगों को भी 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, जो कि मुस्लिम्स को पहले दे दिया गया था। सेंटर
सेंटर पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इधर पहली बार हुआ है और ये बनी कब है? 1926 में जाके बनी है, जो कि आज की यूपीएससी है। यहीं से आपकी यूपीएससी निकलती है, ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक चीज बहुत अच्छी मेंशन थी कि आने वाले समय में इस एक्ट को चेक करने के लिए चेक किया जाएगा 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या आएगा? साइमन कमीशन आएगा। अब इस साइमन कमीशन आ जाता है भारत और समय के पहले, तो उसको तो हमें पढ़ना नहीं है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट याद रखना उस समय का सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, आज तक का ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ, और इसी का 60% हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे के सीधे ले लिया है विदाउट एनी चीज। डिटेल एक्ट है, इस वजह से ये लॉन्गेस्ट है। अब इसी एक्ट में स्टार्टिंग पढ़ने के पहले एक दो चीजें याद आप रखिएगा। सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बुर्मा, सिंध को सेपरेट किया गया बॉम्बे से, यहाँ इसमें डाउट मत रखिएगा। बिहार को उड़ीसा से सेपरेट किया और बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया इसी एक्ट ने, ठीक है। अब आ जाओ, क्या बात करता है? प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविंशियल एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ यूनिट। भैया ये आज तक नहीं होगा क्योंकि प्रिंसली स्टेट माने नहीं। अबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस, बट इन सेंटर इंट्रोड्यूस द डायरकी हाउएवर नेवर केम टू बिगिन। भैया सीधी बात है, डायरकी खत्म कर दी गई जो इससे पहले लागू की गई थी, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई, मतलब कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है अब भारत में, ठीक है। प्रोविंस के पास भी अब अधिकार है। इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन प्रोविंस, प्रोविंस में भी अब विधानसभा और विधान परिषद आ चुके हैं, और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास एज वेल एज, याद रखिएगा, एज वेल एज वुमेन एंड लेबर। यहाँ थोड़ा मिस, वुमेन एंड लेबर्स को भी क्या दे दिया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट आप सभी को पता है क्या होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है इसी एक्ट से, ठीक है। और फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। कब जाके खुला ये फेडरल कोर्ट? 1937 में ओपन हुआ है, इसी को हम मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। और एक चीज़ हुई है इसमें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंस पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ही चीज़ हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाती है कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और दोनों को कंबाइन करके जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई दी जा सकती है। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में बात होती है भारत की आज़ादी की। 20 फरवरी को 1947 को इटली द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हम 15 अगस्त 1947 में भारत को क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे भाई, और कुछ भी करके आज़ाद करेंगे, है ना। ब्रिटिश इंडिया विल रूल एंड 30 जून 1948, ये चीज़ बोल दी जाती है स्पष्ट तरीके से इटली द्वारा। तो पार्टीशन माउंटबेटन प्लान आता है, कब आता है? 3 जून 1947 को, जो कि पार्टीशन करता है भारत का। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाता है, और 18 जुलाई 1947 को इसको क्या मिलता है? 18 जुलाई 1947 को इसको क्या मिल जाता है? रॉयल एसेंट मिल जाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ मत भूलिएगा, ठीक है। और केम इनटू ये फोर्स में कब आता है? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। 200 साल बाद हम आज़ाद हुए। क्रिएटेड 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया पाकिस्तान एंड द ब्रिटिश रूल इन ऑथराइज 2 इंडिपेंडेंट नेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात बोली जाती है, क्यों बोली जाती है? एक तो भारत का संविधान बनाना है, प्लस लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 काम रहेंगे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और दूसरा लेजिस्लेटिव करना। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल गॉट ऑन रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1947, और यहाँ से हम आज़ाद हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डुअल बॉडी रहेगी, लेजिस्लेटिव भी देखेगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी। यहाँ से हम आज़ाद हो जाते हैं। तो आप सभी को मुझे उम्मीद रही होगी आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, जो कि आज 200 साल बाद हम आज़ाद हुए। धीरे धीरे हमारे संविधान की नींव रखी गई है मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, जो आप समझेंगे और क्लियर होगा। तो चलिए अगले लेक्चर आप देखना मत भूलिए, जिसमें हम चर्चा करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जय हिंद।